नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। क्रिकेट में अच्छी खबर नहीं है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की हार, इंग्लैंड ने 10 विकेट से रौंदा। अब फाइनल में पाकिस्तान इंग्लैंड की टक्कर। गुजरात के लिए बीजेपी ने जारी की 160 उम्मीदवारों की लिस्ट, 85 विधायकों के टिकट कटे। हिमाचल में थमा चुनावी प्रचार का शोर। वीकली एक्सपायरी के दिन ग्लोबल संकेतों से बिगड़ा बाजार का मूड, सेंसेक्स 420, निफ्टी 130 पॉइंट टूटा। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल शेयरों में बिकवाली, रुपया भी 37 पैसे कमजोर होकर 81 पर बंद। क्रिप्टो में कोहराम, 5 दिन में 25% लुढ़का। बिटकॉइन टॉप 10 करेंसी अपने पीक से 90% तक नीचे। 100 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा का मार्केट कैप साफ। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर शरत रेड्डी गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने किया अरेस्ट। कंपनी के शेयर में बड़ी गिरावट। अब 10 साल में एक बार आधार अपडेट कराना होगा अनिवार्य। पहचान और पते का प्रूफ देना होगा। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 160 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाट लोडिया से चुनावी मैदान में होंगे। वहीं अल्पेश ठाकुर को गांधीनगर दक्षिण और हार्दिक पटेल को विरमगाम से टिकट दिया गया है। बीजेपी की तरफ से पहले चरण के लिए 84 और दूसरे चरण के लिए 76 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। ज्यादा डिटेल समझते हैं केतन जोशी से। बताइए केतन, क्या खास बात है इस लिस्ट में? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है, कल शाम 7:30 बजे ही ये सिलसिला शुरू हो गया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। यानी कि विजय रूपानी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे और नितिन पटेल वो भी पूर्व उप मुख्यमंत्री, तो पार्टी की ओर से उनको कहा गया कि तो जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर थे उनमें से ज्यादातर यानी कि 96% लोगों को टिकट नहीं मिला है और उन्होंने स्वेच्छा से पत्र लिखकर ये बता दिया कि हम इस बार कहीं स्पर्धा में नहीं है। पाटीदार आंदोलन से सुर्खियों में आए हार्दिक पटेल को विरमगाम से आखिरकार टिकट मिल गया है और जो क्रिकेटर है रविंद्र जाडेजा, उनकी पत्नी रिवाबा जाडेजा को जामनगर से टिकट दिया गया है। जो हकूबा जाडेजा की जगह पर थे, उनका क्रिमिनल ब्रेकडाउन देखते हुए उनको टिकट इस बार नहीं दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हर रीजन में जो भी उम्मीदवार को लिया गया है उनमें से ज्यादातर नए चेहरे हैं और सोशल इंजीनियरिंग किया गया है। मतलब हर कास्ट को यहाँ पर बैलेंस करके टिकट दी गई है, लेकिन चेहरा है वो ज्यादातर बदला गया है। खासकर हम बात करें तो सबसे अधिक 24 पाटीदार को टिकट दी गई है। 8 क्षत्रिय, 5 आहिर, 14 कोली, 13 ब्राह्मण, 13 एसटी, 24 एससी और 13 आदिवासी को, यानी कि पूरब से लेकर पश्चिम तक जितने भी लोगों को टिकट दी गई है, एक तो चेहरा है वो ज्यादातर नया रखा है और जिनको टिकट रिपीट की गई है। खासकर एक बात यह भी है कि विजय रूपानी में मंत्री रह चुके कुंवर जी भाई बावरिया और जवाहर चावड़ा जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया था, उनको वापस टिकट दिया गया है क्योंकि वो अपने बलबूते पर आते हैं। जस्सा भाई बारड़ जो कि जूनागढ़ पंथक के कल ही बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस छोड़कर, उनको भी टिकट दिया गया है। तो बीजेपी का ये स्पष्ट मत है कि जो जीते इस चुनाव में उसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन रूपाणी मंत्रिमंडल के ज्यादातर मंत्रियों को टिकट नहीं दिया गया है। या तो वो हारने की एक संभावना थी या तो उनकी एज फैक्टर है वो काम कर गई। तो हम कह सकते हैं कि एक सोशल इंजीनियरिंग भी किया गया है। जीत के मंत्र के साथ वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और जो अहमदाबाद शहर की 21 सीट है उनमें से 20 का नाम घोषित कर दिया गया है। एक सिर्फ वटवा सीट बाकी है और जो 6 या 7 पहले चरण की कुछ सीटें बाकी है वो आज रात तक भी डिक्लेयर कर दी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया केतन। और गुजरात के रण में कौन मारेगा बाजी, किसका पलड़ा है भारी, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। इधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में आज बीजेपी के दिग्गज उतरे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभाएं की। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एलजीवी सक्सेना के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में फंसे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर एक नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के एलजीवी सक्सेना ने मनीष सिसोदिया पर मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है और इसके ज्यादा डिटेल बता रही हैं पल्लवी घोष। देखिए, जो सरकारी सूत्र हमें बताते हैं कि एक तरह से शिकंजा कस रहा है जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है उसमें साफ साफ ये बात कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया ने अपने ओएसडी को एक चिट्ठी लिखी थी जहां पे उन्होंने लिकर कंट्रोवर्सी और लिकर गेट जिसको कहा जाता है उसको लेके जितने भी दस्तावेज है या पेन ड्राइव है वो उन्होंने मांगा था ना। सरकारी सूत्र हमें ये बताते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन ऑन है और उनमें से मनीष सिसोदिया को अक्यूज या आरोपी माना जा रहा है, ऐसे में उनका ये दस्तावेज मांगना एकदम सही नहीं है। क्या वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में दखल देना चाहते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये दबाव भी आ रहा है कि मनीष सिसोदिया पे शिकंजा कसा जाए। ये बात भी चल रही है कि शायद वो अरेस्ट भी हो या ना हो और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस सबूत को अपने पक्ष में यूज करेंगे, ये कहते हुए कि वो इन्वेस्टिगेशंस में दखल दे रहे हैं। और ऐसे में राजनीति एक बार फिर से उभर के आई है दोनों आम आदमी पार्टी, केंद्रीय सरकार और एलजी के ऑफिस के बीच। और दिल्ली प्रदूषण की बात करते हैं। प्रदूषण पर निगरानी के लिए ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे रियल टाइम पोल्यूशन का पता लग पाएगा। बाकी डिटेल समझते हैं रोहन सिंह से। बताइए रोहन, क्या नई व्यवस्था ला रही है सरकार और इसके क्या अच्छे नतीजे हो सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी जो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर है पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सुधार हुआ है। अभी जो AQI है वो 300 से कम है, जो कि खराब की स्थिति में फिर भी आता है, लेकिन पहले जिस तरह से हमने देखा था कि सीवियर स्थिति में पहुंच गया था उससे थोड़ा कम है। तो आज जो CAQM है, सरकार का जो पैनल है जो कि एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करता है, स्टेप्स लेता है, उसने कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर कुछ टेक्नोलॉजिकल कदम उठाने का फैसला है। कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके दिल्ली में जो गाड़ियों की आवाजाही है उसका CCTV कैमरा का जो फुटेज है उसको एनालिसिस करके रियल टाइम में गाड़ियों की किस एरिया में ज़्यादा गाड़ियां जा रही हैं, किस एरिया में कम गाड़ियां जा रही हैं, उसकी एनालिसिस करके एक फोरकास्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ जो ड्रोन्स हैं, स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे, अलग अलग जगहों पे कौन सा पॉल्यूटेंट की कितनी मात्रा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये थापर इंस्टीट्यूट है पटियाला में, उसके मदद के थ्रू किया जा रहा है। अच्छा, IIT दिल्ली भी एक कदम उठा रहा है, वो है फिल्टर्ड लेस एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम का, जो कि बसेस में जिसको लगाया जाएगा और वो काफ़ी कम ऊर्जा लगती है और उसके द्वारा सिर्फ जो एरोडायनेमिक्स है उसी का इस्तेमाल करके फिल्टरेशन किया जाएगा। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो है जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर हैं उनको लेके ARAI जो सरकार की टेस्टिंग एजेंसी है वो एक ट्रायल करेगी। वो क्या करेगी कि वो जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर या ऑटो रिक्शा है उनमें एक इलेक्ट्रिक ड्राइव लगाएगी और उसके बाद एनालाइज करेगी प्रदूषण में कितना सुधार होता है। तो ये तमाम कदम उठाने का फैसला किया है CAQM जो सरकार का पैनल है और आने वाले दिनों में बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर हम देखेंगे कि और ज्यादा प्रदूषण के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। तो दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। अब आपको 10 साल में कम से कम एक बार आधार कार्ड का अपडेट कराना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर आपका एड्रेस अमान्य हो सकता है। सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है। डिटेल समझते असीम मनचंदा से। बताया असीम, पूरा सिस्टम जो है वो कैसे काम करेगा, कैसे अपडेट करेंगे? देखिए, सरकार ने साल 2010 में आधार कार्ड बनाने की शुरुआत जो है वो की थी। अब तक 135 करोड़ लोगों को आधार कार्ड जो है वो जारी हो चुका है, लेकिन पिछले 12 सालों के अंदर कई लोगों के अपने एड्रेस जो है बदल गए हैं। जो लोग किराए के मकान पर रहते थे वो वहाँ से शिफ्ट कर गए हैं। कई लोगों ने अपने राज्य तक जो है बदल लिया है। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि जो लोग हैं वो कम से कम 10 साल में एक बार अपना आधार कार्ड जो है अपडेट करें। तो इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी है। इसको अनिवार्य जो है वो कर दिया है। लोगों को कम से कम 10 साल में एक बार के अंदर अपना एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है अपडेट जो है वो करना पड़ेगा। लोग जो है आधार की वेबसाइट पर जाकर के इसको अपडेट जो है वो कर सकते हैं या आधार के केंद्र पर जाकर के इसको अपडेट जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपए की फीस जो है वो भी चुकानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा जो नहीं करते तो आपको सर्विस डिलीवरी जो है वो भी बंद हो सकती है। जैसे कि लोगों को जो राशन कार्ड मिलता है या जो भी सब्सिडी जो है सरकार के जरिए जो मिलती है तो वो
भी सरकार इसको लेकर के बंद जरूर कर सकती है। तो कुल मिलाकर के सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है कि आप 10 साल के अंदर एक बार अपना आधार कार्ड जो है अपडेट जरूर कराएं। और असीम, एक टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि ओटीटी को भी रेगुलेशंस के दायरे में लाने की बात चल रही है और इस पर टेलीकॉम कंपनियां कुछ और बात कह रही है, टेक कंपनियां इस पर कुछ और आपत्ति दर्ज कर रही है। क्या है ये पूरा मामला टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल से जुड़ा हुआ? देखिए, सरकार जो है टेलीकॉम सेक्टर में नए रिफॉर्म्स करने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल जो है जारी किया है और सभी पक्षों की राय जो है इस पर मांगी गई है। सरकार ये चाहती है कि जो ओटीटी एप्स हैं उनको रेगुलेशन के दायरे में जो है लेकर के आया जाए, लेकिन इसको लेकर के काफी विवाद जो है वो शुरू हो गया है। आज कमेंट्स देने की ड्राफ्ट बिल को आखिरी तारीख है और कई कंपनियों ने अपने कमेंट जो इसको लेकर के सौंप दिए। सबसे पहले मैं सीयूआई की बात करूं तो जो टेलीकॉम कंपनी की संस्था सीयूआई है वो चाहती है कि जो ओटीटी कंपनी है उनको लाइसेंस के रेगुलेशन में दायरे में लेकर के आ जाए, सेम सर्विस सेम रूल्स जो है उसको लागू किया जाए। खासतौर पर कि ओटीटी ऐप जो है टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क को प्रोवाइड करते हैं, तो इनको नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए का ये पैसे जो है जो कंपनियां हैं उनको, जो टेलीकॉम कंपनियां उनको दे। इसको लेकर के काफी विवाद है, जबकि जो ओटीटी कंपनियां हैं उसका विरोध जो है वो कर रही है। ओटीटी कंपनियां चाहते हैं कि सरकार इनको किसी भी तरह का रेगुलेशन जो है वो ना लाए, लाइसेंस जो है वो ना लेकर के आए। इससे इनोवेशन जो है प्रभावित होगा। जो नेस्कॉम है, जो ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम है, या फिर जो IMEI है, मोबाइल एप्लीकेशन की संस्था, उसने इसका विरोध जो है वो किया है। तो सरकार इसको लेकर के एक रिवाइज ड्राफ्ट जो है वो जारी करने की तैयारी कर रही है। अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर एक रिवाइज ड्राफ्ट जो है जारी हो जाएगा और सरकार इसके बाद इस विवाद को हल करने की कोशिश जो है वो करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। और अब बात करते हैं बाजार की। खराब ग्लोबल संकेतों के चलते आज बाजार का मूड बिगड़ा और वीकली एक्सपायरी का दिन भी था और आज बाजार गिरावट पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 420 पॉइंट गिरकर 60,614 पर और निफ्टी 129 पॉइंट गिरकर 18,028 पर बंद हुआ है। PSE के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज बिकवाली देखने को मिली। मार्केट का डिटेल लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताइए सुमित, आज बाजार की बड़ी बातें क्या रही आपकी नज़र में? देखिए, आज भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन था, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जो संकेत थे वो थोड़े से कमज़ोर साइड पर थे और तीसरा एक बहुत बढ़िया रनअप हाल फिलहाल में बाजार ने दिखाया था, तो उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर देखने को मिली। तो कमज़ोर संकेत, उसका इम्पैक्ट रहा। साथ ही साथ आज ब्रॉडर बेस सेलिंग थी मार्केट के अंदर, वीकली एक्सपायरी का इम्पैक्ट भी देखने को मिला। तो ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस भी करीब करीब 1.25% के आसपास की गिरावट साथ कामकाज कर रहे थे। तमाम इंडिसेस के अंदर आज प्रेशर था। मेजरली जो बैंक्स अब तक लीड कर रहे थे वहां पर बैकफुट पे आ जाते हुए दिखाई पड़े। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल, ये तमाम वो शेयर थे जहां पे प्रेशर था। फार्मा के सेलेक्टिव स्टॉक्स में कुछ खरीदारी थी, कहीं पर बिकवाली भी थी, लेकिन मेजरली आज मिड कैप स्मॉल कैप इन स्पेस के अंदर बिकवाली देखने को मिली। और उसके अलावा अलग अलग जो सेक्टोरल इंडिसेस थे वो भी प्रेशर में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। और सुमित, ये बताइए कि आज लूजर्स और गेनर्स का हिसाब किताब क्या रहा? कौन रहे टॉप लूजर्स गेनर्स? निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो उसमें सेलेक्टिव गेनर्स थे और वो भी कोई बहुत ज्यादा वहां पर तेजी नहीं दिखाए थे, बहुत कोई बड़ा फायरवर्क्स नहीं था। हीरो मोटोकॉर्प करीब 2.5% ऊपर, HDFC बैंक 1% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 1% ऊपर और ONGC रफली 1% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में टाटा मोटर नंबर्स के बाद 5% नीचे, एक्सिस बैंक, ब्लॉक डील का इंपैक्ट 3.5% के आसपास की गिरावट यहां रही। M&M 3% नीचे और बजाज फिनसर्व करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गेनर्स में आज गोदरेज प्रॉपर्टी नंबर्स के बाद 6%, लुपिन नंबर के बाद 3.5%, यूनियन बैंक 4.5% और लिंडे इंडिया करीब 2% के आसपास की तेजी यहां रही। तेज बिकवाली रही आज ऑरोबिंदो फार्मा में, नेगेटिव न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट 12% नीचे। नंबर्स के बाद दीपक नाइट्राइट 10% टूटा, रैमको सीमेंट 8.5% टूटा और ट्यूब इन्वेस्टमेंट करीब 5.5% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा F&O लीड कर रहा था गोदरेज प्रॉपर्टीज, लुपिन, हीरो मोटोकॉर्प और ABB करीब 2% के आसपास का मूव यहां देखने को मिला। F&O गिरने वाले शेयरों में ऑरोबिंदो फार्मा, दीपक नाइट्राइट, पिरामल एंटरप्राइजेस और रैमको सीमेंट, कुछ ऐसे नाम जहां पे 8.5 से लेकर 12% तक का फॉल आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। और मेजरली आज जो प्रेशर था वो बैंकिंग की तरफ से प्रिवेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। शुक्रिया सुमित। और ग्लोबल बाजार में भारत का प्रदर्शन बेहतर है, ये कहना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के कुंज बंसल का। CNBC आवाज से खास बातचीत में कुंज बंसल ने कहा कि सितंबर के बाद से भारतीय बाजार का प्रदर्शन अच्छा रहा है और आने वाले समय में IT और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में बेहतर मौके मिलेंगे। मुझे लगता है IT सेक्टर में बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है, वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो गए हैं
जो भी नेगेटिविटी नंबर्स में आनी थी मार्जिन्स को लेकर, एम्प्लॉय एट्रिशन को या एम्प्लॉय कॉस्ट को लेकर, वो सब अब बिल्ड इन हो गई है। ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, वो भी अब लार्जली नोन है। तो मुझे लगता है वहां पे धीरे धीरे पैसा डालना शुरू करना चाहिए, थोड़ा सा मीडियम टर्म का अगर हम व्यू लें तो एक वो सेक्टर है। दूसरा सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। एफएमसीजी अभी भी उतना नहीं, पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आपकी ये सारी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, रेफ्रिजरेटर्स, होम इक्विपमेंट्स कंपनीज, ये सेक्टर ने भी काफी अंडर परफॉर्म किया है ऑब्वियस बेसिस पे कि उनके सितंबर क्वार्टर के नतीजे टॉप लाइन पे मिक्स रहे हैं, कहीं ग्रोथ हुई कहीं नहीं हुई। जो फेस्टिवल सीजन में डिमांड एक्सपेक्टेड थी वो नहीं आई, स्पेशली रूरल एरिया से बहुत ज्यादा नहीं आई, और कमोडिटी का प्रेशर तो एक्सपेक्टेड था ही, तो इसलिए मार्जिन में प्रेशर दिखा। तो उस वजह से ये सेक्टर भी करीब साल सवा साल के रेंज के टाइम बेसिस का अंडर परफॉर्मर हो गया है। तो मुझे लगता है वो ग्रोथ कहीं ना कहीं आएगी। तो ये दो सेक्टर हैं जिनमें काफी करेक्शन हो गया है प्राइस वाइज, वैल्यूएशन वाइज, और घूम फिर के परफॉर्मेंस आ जाएगी, सेक्टर्स में डिमांड रिकवरी आ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, तो यहां पे पैसा डालना शुरू कर। रियल एस्टेट कंपनी कीस्टोन रियल्टर्स का आईपीओ 14 नवंबर को खुलकर 16 नवंबर को बंद होगा। इस आईपीओ के जरिए कंपनी की 635 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ का प्राइस बैंड 514 से 541 रुपए प्रति शेयर के बीच है। कंपनी का फोकस मुंबई के रियल एस्टेट पर रहेगा। कीस्टोन रियल्टर्स, जो रुस्तम जी से के नाम से बेहतर जानी जाती है, इसकी आईपीओ 635 करोड़ रुपए की है। इसमें से 560 करोड़ जो है वो प्राइमरी है और 75 जो है वो ओएफएस है। हम मुंबई और एमएमआर में 2 बड़े टाउनशिप्स कर रहे हैं, एक थाना में 100+ एकर्स और एक विरार में 200+ एकड़ कर रहे हैं। और इसके अलावा हम भांडुप और पूरे वेस्टर्न सबर्ब्स और अभी मिड सिटी प्रभा देवी, यहाँ पे सारे डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। हमारे काफ़ी घर इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, जो इवन इकोनॉमिक टाइम्स ने कैरी किया था कि हमने 40 करोड़ प्लस 70 करोड़ के आसपास के वैल्यू के घर बेचे हैं, और आगे चल के हमारा एक प्रोजेक्ट क्यूरेट हो रहा है जहाँ पे 100 करोड़ के आसपास के घर बनेंगे। इधर क्रिप्टो करेंसी में कोहराम मचा हुआ है। भारी गिरावट की वजह से करीब $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप साफ हो चुका है। निवेशक कंगाल हो रहे हैं। आखिर क्रिप्टो में इतना कोहराम क्यों मचा है, समझा रही हैं हर्षिता सावंत। क्रिप्टो मार्केट आप कह सकते हैं कि बेयर ग्रिप में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इतनी बिकवाली क्यों हुई उस पर आते हैं, लेकिन पहले आपको वो डेटा दिखा देते हैं कि कितनी गिरावट दरअसल आज के दिन आती हुई दिखाई दे रही है। तो मार्केट कैप के लिहाज से देखिएगा, क्रिप्टो में जहां पर कई सारी करेंसीज हैं, सबसे प्रोमिनेंट बिटकॉइन है, एथीरियम है, ऑफ कोर्स हम डोज, शिबा इनू, इन सब की बात करते आए हैं। यहां पर पीक जो मार्केट कैप था वो करीब $3 ट्रिलियन का था। आज यहां पर ये $1 ट्रिलियन के नीचे मार्केट कैप आता हुआ दिखाई दिया है। तो मेजर यहां पर मार्केट कैप इरोजन देखने को मिला है, और प्राइस इरोजन भी उस लिहाज से आप देखेंगे तो बड़ा है, क्योंकि बिटकॉइन और एथीरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज में हमने देखा था धड़ल्ले से पैसा लगा था, बड़े पैमाने में लोगों ने निवेश किया था, और उसका असर आज साफ देखे कि मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के नीचे आता हुआ साफ देखने को मिला है। लेकर आते हैं यहां पर कि कितनी गिरावट देखने को मिली है। तो 10 पॉपुलर करेंसीज में 80 to 90% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब ऊंचाई से ये बिटकॉइन के भाव हैं। बिटकॉइन आज वैसे $16,600 के आसपास आपको दिखाई देगा, और इसकी ऊंचाई जो थी वो 64,000 के ऊपर निकलती हुई दिखाई दी थी। 75% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है अपने पीक से। यही हाल दरअसल एथीरियम में भी देखने को मिला है। यहां पर भी 75% तक का करेक्शन देखने को मिला है। पीक से आज भाव 1100 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जैसे हम कह रहे थे कि लगभग 80 to 90% यहां पर करेक्शन देखने को मिला है टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में। अब हुआ क्या है, तो यहां पर FTX जो एक प्रोमिनेंट एक्सचेंज था, इनफैक्ट दुनिया का नंबर 2 एक्सचेंज था, वहां पर लिक्विडिटी का संकट आया। उस संकट के मद्देनजर डर था कि ये एक्सचेंज दरअसल हो जाएगा दिवालिया। तो इनका जो एक बड़ा कॉम्पिटिटर है बाइनेंस, उसने कहा कि हम इसे अक्वायर करेंगे। ये खबर आई थी कल सुबह में या फिर परसों ओवरनाइट, और उसके बाद हमने देखा था 10% वैसे ही मार्केट करेक्ट करता हुआ दिखाई दिया था। तो FTX में लिक्विडिटी संकट
के चलते बाइनेंस के सीईओ जो है उन्होंने कहा था हम इनकी मदद करेंगे, हम इसको अक्वायर करेंगे, एक लेटर ऑफ इंटेंट लिखने की भी, साइन करने की भी बात सामने निकल कर आई। लेकिन ओवरनाइट मामला बदल गया है। फाइनली बाइनेंस के सीईओ ने कहा नहीं, हम इसे नहीं खरीदने वाले, कुछ रेगुलेटरी इश्यूज होते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट रेगुलेटरी इश्यूज और बढ़ेंगे क्योंकि अब यूएस रेगुलेटर दरअसल एफटीएक्स की गहरी जांच भी करने वाला है कि वहां पर एक्चुअली पे आउट्स कैसे हुए हैं, कस्टमर्स को काफी दिक्कत आई है। अब आप पूछ रहे थे कि यहां पर किस तरह का वाइप आउट हुआ है वेल्थ, तो ये है सैम बैंकमैन-फ्राइड और ये दरअसल एफटीएक्स के फाउंडर थे। इनकी तो 94% वेल्थ पूरी साफ हो गई है क्योंकि इनका पूरा का पूरा पैसा यहीं पर लगा हुआ था। इनफैक्ट वैल्यूएशन तेजी से इरोड हुए हैं और एक दिन में ही हमने देखा इनकी 94% वेल्थ इरोड होती हुई। दूसरे हैं टॉम ब्रेडी, और टॉम ब्रेडी दरअसल एक मशहूर फुटबॉलर है अमेरिकन लीग के, और ये बाइनेंस के वैसे एफटीएक्स के माफ कीजिएगा ब्रांड एम्बेसडर भी थे और इन्होंने भी अपना सारा पैसा इधर ही लगाया हुआ। तो रिपोर्ट्स कह रही है इनका तो पूरा पैसा साफ हो गया है। यही नहीं, बड़े बड़े फंड्स जिन्होंने क्रिप्टो को बैक किया था, एफटीएक्स जैसे एक्सचेंज को बैक किया था, उसमें टाइगर ग्लोबल है, थर्ड पॉइंट है, अल्टीमीटर है, इन सब के भी दरअसल इन पर भी इंपैक्ट आता हुआ क्लियरली दिखाई देगा क्योंकि अच्छा खासा निवेश किया था। जो लास्ट राउंड हुआ था उसमें $32 बिलियन की वैल्यूएशन दरअसल एफटीएक्स को मिली थी और वो मिनटों में गायब होती हुई दिखाई दी है। ये डील होने ना होने के चक्कर में क्लियरली एक सेल ऑफ देखने को मिला है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि टॉम ब्रेडी जब एफटीएक्स के एम्बेसडर बने थे उन्होंने कहा था कि बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, इसी पर आकर ट्रेड कीजिए, और आज मिनटों में हमने देखा है वो दरअसल बिटकॉइन की जो प्राइसेस हैं वो राख में बदलती हुई दिखाई दी हैं। नजर डालिए वो एड और वो आज की सिचुएशन में कैसे बैठ रहा है। You just need FTX. I'm reloaded. तो वाकई में बिटकॉइन लगभग राख में ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेजर सेल ऑफ और शायद ये सेल ऑफ और भी गहरा सकता है। तो ये था बिटकॉइन का नाइटमेयर। बढ़ते आगे, 11-12 जनवरी को मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस सिलसिले में मुंबई में थे। हमारे सहयोगी विपिन भट्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिवराज ने बताया कि मध्य प्रदेश में आइडियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। आप इस समय देश भर में घूम रहे हैं, इनफैक्ट देश और दुनिया सबके जो कारोबारी हैं उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए और इन्वेस्ट कीजिए मध्य प्रदेश में। समिट आपका होने जा रहा है जनवरी में। मान लीजिए मैं एक कारोबारी हूं, तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि शिवराज जी, मैं आपके स्टेट में क्यों आऊं, क्या अलग मिलने वाला है मुझे? उद्योग के लिए जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए वो सब मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। मसलन पहली चीज, आप उद्योग लगाएंगे जमीन पे, हमारे पास भूमि उपलब्ध है। 1.25 लाख एकड़ का तो लैंड बैंक है मेरे पास, जिसके पेन ड्राइव मैंने उद्योगपतियों को दे दिए कि देख लो और उंगली रख दो कि हाँ चाहिए, मैं वहां जमीन दे दूंगा। दूसरी बात, जमीन है लेकिन मध्य प्रदेश में कंपैरेटिवली हमारे पास सस्ती लैंड है। मुंबई के मुकाबले, पुणे के मुकाबले, नोएडा के मुकाबले में, मैं किसी राज्य का नहीं कह रहा क्योंकि मैं सब राज्यों का आदर करता हूँ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा राज्यों में होना चाहिए विकास की, तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कंपैरेटिवली सस्ती जमीन हमारे पास मौजूद है। फिर उससे एक और महत्वपूर्ण, उससे भी बड़ी चीज है, वो है पावर, बिजली चाहिए। रहीमन बिजली बिन बिजली सब सुन। तो कुल मिला के 24/7 पावर हमारे पास है। पावर सरप्लस स्टेट है मध्य प्रदेश। फिर आपको पानी की उपलब्धता चाहिए, हमारे पास पानी खूब है। नर्मदा जी, अलग अलग बने हुए डैम, इनमें भरपूर पानी, उद्योगों के लिए रिजर्व है हमारे पास। फिर आपको चाहिए माहौल अच्छा उद्योगों के लिए, मसलन कोई भी लैंड ऑर्डर की समस्या ना रहे। तो मध्य प्रदेश शांति का टापू है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जोर शोर से चल रही है। आज यात्रा के 69वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंच चुके हैं। यहां उनके साथ अपार जनसमूह देखने को मिला। साथ ही इस यात्रा में लोग देश की एकता को लेकर नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। आपको बता दें कि आज इस यात्रा में एनसीपी के कई नेता जैसे कि जितेंद्र आव्हाड, सुप्रिया सुले भी शामिल हुए।
बैंड बाजा और बिग फैट वेडिंग, इंडियन वेडिंग का मौसम फिर से आ चुका है। अगले 1 महीने होटल और मैरिज हॉल पूरी तरह बुक हैं। पिछले 2 साल से मंदी देख रही होटल इंडस्ट्री को इस बार मैरिज सीजन से जोरदार रिकवरी की उम्मीद है। इस सीजन की शादियों पर कोविड का साया नहीं है, बजट भी पूरा है और मेहमानों की संख्या भी बड़ी। आलीशान और थीम बेस्ड शादियों की वापसी हो रही है। कुछ लाख से लेकर करोड़ों रुपए में मैरिज हॉल बुक हो रहे हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग की मांग भी बढ़ रही है। उदयपुर, जयपुर, गोवा जैसे डेस्टिनेशन ही नहीं, दिल्ली में भी होटल पैकेज इस वक्त आसमान छू रहे हैं। कि उन लोगों को क्या चाहिए, शायद 2 साल उन लोगों के पास टाइम था कि उन लोग सोच सके कि मुझे क्या क्या चाहिए। एक तो वो है, दूसरा एज अ कंपनी वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज टाइमलेस वेडिंग्स। सो वी आर 100-year-old company, more than 100-year-old company. So we have been doing this for years, and what we actually offer today is that यहाँ पे लोग ऐसे भी है जो आके मुझे कहते हैं कि बेटा मेरा यहाँ पे शादी हुआ था, अभी मेरा बेटा का शादी होने वाला है। सो यू नो वी आर एबल टू क्रिएट एज यू वुड से एन एक्सपीरियंस। होटल इंडस्ट्री की संस्था FHRAI के मुताबिक अभी भी होटल बुकिंग प्री पैंडेमिक लेवल पर नहीं पहुंची है, लेकिन पिछले सीजन के मुकाबले 50 से 70% की ग्रोथ है। F&P वेन्यूज ने इस बार बुकिंग में 25 से 30% का इजाफा देखा है। हिंदुस्तान की शादियां जानी जाती हैं, बिग फैट इंडियन वेडिंग, तो अब वो लोग अब खुल के शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ शादियां प्री कोविड लेवल पे आ गई हैं, अगर इस नवंबर दिसंबर की बात करूं तो, बट आने वाले साल में मुझे लगता है कि हम प्री कोविड लेवल से भी 25-30% ज्यादा बिजनेस करेंगे। वेडिंग बायर इंडिया के कंज्यूमर सर्वे के मुताबिक इस बार 43% कपल अपनी शादी में 250 से लेकर 500 मेहमानों को न्योता देंगे। मेट्रो शहरों में 4 स्टार या इससे ऊपर के होटलों में सिर्फ केटरिंग का खर्च 5,000 रुपए प्रति मेहमान है। देश के तमाम बड़े होटल्स तैयार हैं शादी के सीजन को और ज़्यादा यादगार बनाने के लिए। सिर्फ 1 महीने में 25 लाख से ज़्यादा शादियां हो रही हैं और 90% से ज़्यादा वेन्यू बुक हो चुके हैं। जाहिर है डिमांड जब इतनी ज़्यादा है तो शादी को यादगार बनाने के लिए लोगों को थोड़ी और जेब ढीली करनी पड़ रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। इधर मालदीव्स की राजधानी माले से एक बुरी खबर है। गैराज में भीषण आग लगने से 11 लोगों की मौत हुई है और इनमें से 9 भारतीय हैं। माले के अधिकारियों के मुताबिक ये आग एक कार रिपेयरिंग गैराज में लगी। इसके बाद ये बढ़ते हुए मजदूरों के घर तक पहुंच गई। अब तक इस घटना में 11 लोगों के मरने की खबर है। इसमें 9 भारतीय समेत एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। मालदीव से भारतीय हाई कमीशन और मालदीव्स के विदेश मंत्री ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।